ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स अगेन। है ना। तो आज जो हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मार्केटिंग ऑफिसर्स पर्सनल्स के लिए, सिचुएशनल रिलेटेड क्वेश्चन रिगार्डिंग टू मार्केटिंग एप्लीकेशंस। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, जो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप बैंक्स में जाएंगे तो सर्टेन सेक्शंस होगा जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जनरल अवेयरनेस है, बजट है। ठीक उसी तरह मार्केटिंग एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस पूछेंगे और बहुत संभावना है कि अगर आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, क्वालिटी आंसर आपने दिया, तो वो आपसे जनरल अवेयरनेस या बेसिक बैंकिंग या बजट ये सब छोड़ देंगे और आपसे मार्केटिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें आपको एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट नजर आना शुरू हो जाएगा और एक अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बन जाएगी। रीजन उसका यही है कि आप जिस पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं तो उनको देखना भी यही है कि उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं या नहीं। यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट और नॉट, डू यू हैव सच काइंड ऑफ पोटेंशियल टू बी एज अ marketing officer or not. So the overall focus completely shifted toward this particular section in your interview. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया है और मैंने 4-5 क्वेश्चंस बनाए। अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप घुमा फिरा कर इसी में उसका आंसर रहेगा। ठीक है, बात समझिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कितना भी घुमाया जाएगा, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड रहेगा। तो आपको इसी से रिलेटेड आंसर आपको बोलना पड़ेगा। बोलना क्या पड़ेगा, आपको खुद एनालाइज होगा कि इन्हीं 5-6 क्वेश्चंस में उनके द्वारा घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिएगा और इनके आंसर्स को ध्यान में सुनिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं सर, अपार्ट फ्रॉम दिस दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डिस्क्लोज टू अस, तो आप मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू हैंडल इन दी अनदर वीडियो। मैं बनाने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना समय बर्बाद किए और बिना वीडियो को स्ट्रेच किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चंस वो उठाएंगे आपसे, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ना। जो अच्छे इंटरव्यूअर रहते हैं, जिनको मार्केटिंग का पकड़ रहता है ना, तो वो पहला ही क्वेश्चन आपसे उठाएंगे और वो समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, आप कितने पानी में हैं वो समझ जाएंगे। और वो पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग इन सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, वो आपसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग इन सिंगल स्टेटमेंट। मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट में आप आंसर दें। ठीक है, अब जिन्होंने कॉटलर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, फिलिप कॉटलर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बट वहां पे ना टेक्निकल डेफिनेशन लिखा गया। अब आप टेक्निकल डेफिनेशन अगर उनको देने जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि रटा रटाया विद्या वाला स्टूडेंट है। ठीक है, रटंतिफिकेशन इसने किया है, तो एक अच्छा इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना है कि वो कन्विंस हो जाए कि, और एक स्टेटमेंट में आंसर हो। तो उसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं जब प्रिपरेशन कराता हूँ, मैं एक लॉजिकल आंसर उनको देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग इन सिंगल स्टेटमेंट। तो उसका सीधा आंसर होता है कि मार्केटिंग और कुछ भी नहीं है, व्हेन द मीटिंग नीड्स द प्रॉफिटेबिलिटी then it is called marketing. Again I repeat, when the meeting needs the profitability then it is called marketing. हिंदी में इसको ऐसा समझे कि जब किसी कस्टमर की जो जरूरत है उनको जब हम पूरा करते हैं और उनसे पूरा करके जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, वही मार्केटिंग। क्योंकि बिजनेस आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस, आप समाज सेवा करने के लिए तो बैठे नहीं, है ना। बिजनेस करने का मकसद आपका कोई समाज सेवा करना तो है नहीं। बिजनेस करने का मोटा मोटी आपका मकसद है प्रॉफिट कमाना। लेकिन और मार्केटिंग का कोर कंसेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग का कोर कंसेप्ट होता है कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करना। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्योंकि अगर सिर्फ आप बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी तो इसका मतलब है आप सेलिंग एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं, कुछ भी बना दो और किसी तरह बेचो। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग स्ट्रेटेजी यही होती है, कुछ भी बनाओ, प्रमोशन करो, एडवर्टीजमेंट करो, कस्टमर को गधा बनाओ, बेवकूफ बनाओ, कुछ भी बनाओ और उसको बेच दो। तो ये सेलिंग स्ट्रेटेजी है। मार्केटिंग ये कंसेप्ट पे नहीं काम करता है। तो ये दोनों कंसेप्ट पे काम करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कमाए और कस्टमर की जो नीड है उसको भी हम फुलफिल कर लें। तो जब इन दोनों चीजों को, जब आप दोनों को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो इन दोनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को जब आप फुलफिल कर देते हैं देन इट बिकम्स मार्केटिंग। तो ये सिंगल स्टेटमेंट में आंसर यही बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग इन सिंगल स्टेटमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन द मीटिंग नीड्स द प्रॉफिटेबिलिटी।
ठीक है, व्हेन वी मीट द नीड्स ऑफ अ कस्टमर एंड अर्न्स द प्रॉफिटेबिलिटी देन इट इज कॉल्ड मार्केटिंग, यानी कि मीटिंग द नीड्स विथ प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो जिस भी सेंस में आप बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जरूरतों को, जब हम कस्टमर की जरूरतों को पूरा करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो ये मार्केटिंग बन जाता है, ठीक है। तो इसमें अब इसी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है। जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि भाई ये आप मुझे बताओ कि आप बैंक के लिए कैसे यूजफुल हो गए, एज अ मार्केटिंग ऑफिसर आप बैंक के लिए कैसे यूजफुल हो गए, ठीक है। अगर मैंने आपको एक्वायर किया, आपको मैंने हायर किया, तो हाउ यू आर यूजफुल फॉर मी, तो उसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में छुपा है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो जितने भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ना उसका आंसर आपको इसी में मिलता चला जाएगा। तो इस वीडियो को 3-4 बार आप देखने की कोशिश करना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो वो पूछेंगे कि आप बैंक के लिए कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो मार्केटिंग ऑफिसर में बहाल करूंगा, हाउ यू आर यूजफुल फॉर अस, तो इसका आंसर भी इसी पे है। तो आप उसको दे सकते हैं कि सर एज अ मार्केटिंग ऑफिसर ना मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं कस्टमर के नीड को समझ सकता हूँ, और जब क्योंकि मैं मार्केटिंग रिसर्च करूंगा मैं कस्टमर के नीड को समझूंगा और उस नीड को एक ऐसा मॉडल के थ्रू कन्वर्ट करूंगा कि मैं प्रॉफिट कमा लूं, ठीक है। उस नीड को मैं ऐसा कन्वर्ट करूंगा, एक ऐसा मॉडल में कन्वर्ट करूंगा कि मैं प्रॉफिट कमा लूं। तो एज अ मार्केटर मैंने दोनों एस्पेक्ट को फुलफिल किया, कस्टमर के नीड को भी फुलफिल किया और बिजनेस के लिए मैंने प्रॉफिट भी कमा कर दिया। तो यही एक मार्केटिंग ऑफिसर का कोर काम होता है, बेसिक काम होता है सर, इसलिए मैं पर्पसफुल हो सकता हूँ बैंक्स के लिए। आपने समझा, क्वेश्चन मैंने एक तरीके से बताया, इसका दूसरा पहलू भी ये हो सकता है और इसका कुछ तीसरा पहलू भी हो सकता है जो रैंडमली आपके दिमाग में कभी आएगा और आप एनालाइज करना इस आंसर को, आपको नजर आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का भी आंसर इसमें है। तो when the meeting needs the profitability, when meeting needs the profitability then it is called marketing। जब जरूरतों को हम पूरा करते हैं और उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं तो उसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके। दूसरा जो बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ना, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है और कोई भी मार्केटर, अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम में जाएंगे, चाहे आप किसी पीएसयू के भी मार्केटिंग ऑफिसर में आप बैठेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आप बताइए जो बैंक्स के लिए फुलफिल करता हो, जो बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कोई ऐसी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आप बताइए जो बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत सारा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, सर्विस इंडस्ट्री भी होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी, तो बैंक एज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्योंकि बैंक ऐसा है कि देखो हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम भी तो डेबिट कार्ड बेचेंगे नहीं यार, हम भी तो क्रेडिट कार्ड बेचेंगे, दूसरा बैंक भी तो वही बेचेगा, कोई हाथी घोड़ा तो बेचेगा नहीं, समझ रहे हो बात को। वो भी होम लोन ही बेचेगा, तुम भी साला होम लोन ही बेचोगे, ठीक है। वो भी सेविंग अकाउंट बेचेगा, तुम भी सेविंग अकाउंट बेचोगे। और डिफरेंस कुछ होगा नहीं, सरकारी बैंक में सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सरकार एक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक होगा क्योंकि सब पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फिर डिफरेंशिएशन कहाँ से पैदा करोगे। तो इसीलिए वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि व्हाट वुड बी योर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। व्हाट वुड बी योर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर द बैंकिंग सेक्टर, आपकी क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आप पैदा करेंगे, तो इसमें आप क्या आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका बहुत तरीके से आंसर दिया जा सकता है, मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं, आप उसको फॉलो करना और आपको जो अच्छा लगे आप उन तरीकों को बोल सकते हैं। कोई भी सर्विस जब आप ऑफर करते हैं ना, चाहे वो आप वो बैंक की सर्विस ऑफर कर रहे हो या अपनी कोई स्टार्टअप बिजनेस है उसकी आप सर्विस ऑफर कर रहे हो या टेलीफोनिक सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, या कॉल सेंटर सर्विस ऑफर कर रहे हो या काउंसलिंग सर्विस ऑफर, किसी में भी जब आप कोई भी चीज सर्विस ऑफर करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन पैदा करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वो क्या तरीका है मैं बताता हूँ और इसको आप बैंक से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। पहला पहला जो तरीका हमारा होता है वो होता है कि आप ईज ऑफ डिलीवरी कितनी आसानी से देते हैं। ईज ऑफ डिलीवरी के पहले ईज ऑफ ऑर्डरिंग कितनी आसानी से करता है। अब ये ईज ऑफ ऑर्डरिंग क्या है, कोई भी देखो सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसका प्रोडक्ट दिखता उगता नहीं है यार, है ना, इसको आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होता है। तो ऑर्डर किसी ने दिया तो कितनी आसानी से वो ऑर्डर दे पा रहा है, तो एक तो वो डिफरेंशिएशन स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर कोई लोन लेने आपसे आ रहा है आपके बैंक में, तो बैंक में आप पहले के टाइम में सुनते होंगे यार लोन लेने जाओ तो साला चप्पल घस जाता था, है ना, चप्पल घस जाता था, लोन नहीं मिलता था। फिर जो साहेब लोग होते थे, मैनेजर लोग होते थे, उनको पैसा खिलाओ, 10% दो, 5% दो, तो ऐसा। तो ऑर्डर कितना डिफिकल्ट हो जाता था आप देख रहे हैं। ये आज भी है ये प्रथा, आप एसबीआई वगैरह में जाएंगे ना तो आपको बहुत भीड़ नजर आएगी, तो आपको नजर आएगा क्यों यार ऐसे बैंक में हम पैसा लगा रहे हैं, उससे अच्छा हम प्राइवेट में जाए। लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते क्योंकि इंडिया अपने आप में एक अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल कंट्री, तो यहाँ सब कुछ एक्सेप्शनल होता है। एनीहाउ, तो ईज ऑफ ऑर्डर कितनी आसानी से देते, कोई भी आपका सर्विस है या कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो कस्टमर उसको ऑर्डर कितनी आसानी से कर पा रहा है, जितनी आसानी से वो ऑर्डर कर पाएगा ना उतना ही डिफरेंशिएशन पैदा हो। अगर आपके यहाँ कोई लोन लेने आया, दूसरे के यहाँ कोई लोन, ऑर्डर कितनी आसानी से हो पा रहा है,
तो एक डिफरेंशिएशन पैदा होगा। ऑर्डर होने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ऑर्डर होने के बाद ईज ऑफ डिलीवरी, कितनी आसानी से आप जो ऑर्डर हुआ उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, कस्टमर को हैसल फ्री तरीके से आप डिलीवर कर पा रहे हैं, उसको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत या विपदा नहीं हो रही है, वो कितनी आसानी तरीके से आप कर पा रहे हैं, ये एक डिफरेंशिएशन पैदा करता है। समझ रहे? तो एक तो ईज ऑफ ऑर्डर है और दूसरा ईज ऑफ डिलीवरी। अगर उसने लोन सैंक्शन हो गया तो आपका एक करंट अकाउंट आप खोलोगे ना यार, लोन का पैसा कहीं डालोगे ना। अब अकाउंट आप हमने सैंक्शन कर दिया और करंट अकाउंट खोल ही नहीं पा रहे, करंट अकाउंट खोलिए, घुमा रहे हो कस्टमर को, घुमा रहे हो, बहुत सारे बैंक होते हैं। अब जब तक करंट अकाउंट घूमेगा नहीं, लोन उसमें जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो उसको पैसा मिलेगा नहीं, तो डिलीवरी हैम्परिंग होना शुरू होता है। तो कस्टमर का एक नेगेटिव इमेज आपके ब्रांड के प्रति बनना शुरू होता है या आपके बैंक के प्रति बनना शुरू, तो वो कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हो, तो वो एक डिफरेंशिएशन पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाओ, एचडीएफसी बैंक में जाओ, फट से लोन देगा, है ना, सैंक्शन करेगा और फट से करंट अकाउंट खोलेगा और आपके अकाउंट में पैसा देगा और बोलेगा कल से ईएमआई चालू हुई है। समझ रहे हो बात? तो ईज ऑफ लोन भी आसान है और ईज ऑफ डिलीवरी भी आसान है, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छा है तो चार्जेस भी अच्छा लेता है। ठीक है, तो दो तो तरीका ये। इसके अलावा भी तरीका होता है। इसके अलावा क्या तरीका होता है? एक सेक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न। रिटर्न एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी सामान यार जब तुम लेते हो, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हमने ले लिया तो वो हमको अच्छा ही लगेगा, बाद में हम रिटर्न भी तो करना चाहिए। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है इसमें, वापस करो, तो वो पॉलिसी आप जनरेट करवा पा रहे हो। हर एक कंपनी में वो पॉलिसी रहती है, फिर वो बैंक ही क्यों ना, अगर लोन मिला हो तो रिवर्ट का भी मौका होगा। ठीक है, मान लो 10 लाख का अगर किसी ने होम लोन अगर ले भी लिया, कुछ दिन लिया, उसके बाद बोला कि नहीं आप लोन बंद कराओ सर, हमको नहीं चाहिए, जितना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है और एक्रूड इंटरेस्ट जितना बना, मतलब जितना बकाया राशि मेरा बच गया, उसको आप वापस हमसे पेनाल्टी वगैरह लेके मेरा लोन खत्म करो, तो रिटर्न करना चाह रहा है कस्टमर। तो वो आप कितनी आसानी से करवा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया 10 लाख, अब 10 लाख तुमको ईएमआई चुकाने, 10 लाख है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है तो 20 लाख तुमको चुकाएगा, तो ही तुम हमसे छुटकारा पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि बैंक में, ये बैंक में भी अवेलेबल होता है। तो रिटर्न एक फैक्टर होता है जो डिफरेंशिएशन पैदा करता है। तो ये एक फैक्टर है जो आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कितनी आसानी से ऑर्डर मिलता है, कितनी आसानी से आप डिलीवरी करते हैं और कितनी आसानी से आप रिटर्न पैदा करते हैं। इसके अलावा जब आप मार्केटिंग ऑफिसर बनेंगे ना, तो यू विल हैव टू गिव द ट्रेनिंग्स एज वेल। ठीक है, आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, नीचे जो एम्प्लॉइज रहेंगे, आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग इन सेंस ऑफ व्हाट? बेचना ट्रेनिंग नहीं होता, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो डिफरेंशिएशन पैदा कर देता है बैंक के लिए, वो हो सकता है आपका, कि आप इस तरीके से समझिए, एक कस्टमर कंसल्टेशन और एक कस्टमर ट्रेनिंग, ये दो तरीका हो सकता है। ये दोनों अलग अलग चीजें, मैं आपको समझाता हूँ। कस्टमर कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? अगर कस्टमर कंसल्टेशन का मतलब है लोन डायरेक्ट तो लेने नहीं आ जाएगा, या क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट लेने नहीं आ जाएगा, डेबिट कार्ड डायरेक्ट लेने तो नहीं आ जाएगा, पहले वो किसी से कंसल्ट करेगा। प्रोबेबिलिटी है आज के डेट में कि वो बैंक के एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा। ठीक है, कि सर आपके यहाँ क्या ऑफर है। तो कंसल्टेशन जिससे वो कर रहा है, यानी कि जो बंदा आपको एडवाइस देगा या गाइडेंस देगा, तो वो कितने अच्छे तरीके से दे रहा है, वो गाइडेंस, वो एडवाइस कितने बेहतरीन तरीके से दे रहा है, और कन्विंस कर पा रहा है कि नहीं कस्टमर को। तो ये एक डिफरेंशिएशन बहुत खतरनाक तरीके से पैदा होता है, और माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो कोई कमाता है वो कंसल्टेंट कमाता है। कंसल्टेंट इसलिए कमाता है क्योंकि वो आपको कुछ एडवाइस दे रहा है ना। अब वो एडवाइस की वैल्यू है क्योंकि उस एडवाइस के आधार पे आप कन्विंस हो गए और उस प्रोडक्ट को आपने खरीद लिया। समझ रहे हैं बात? तो कस्टमर कंसल्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर उस तरीके से अगर आपने ट्रेनिंग कर दिया तो आप डिफरेंशिएशन पैदा करने में कामयाब होते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ये कस्टमर कंसल्टेशन होता है। देन देयर इज अ कस्टमर ट्रेनिंग। अब ये कस्टमर ट्रेनिंग क्या है? कस्टमर ट्रेनिंग है यार, प्रोडक्ट खरीद लेने के बाद भी तो रिलेशनशिप बनाना है। ऐसा थोड़े है सामान चिपका दिए अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं होता है। वही आपका फिर से किसी अदर प्रोडक्ट के लिए भी तो कस्टमर बन सकता है। तो रिश्ता नाता तो तोड़ना नहीं है, रिश्ता तो बना के रखना है। तो इसको कस्टमर ट्रेनिंग कहते हैं। अगर सामान बिक गया तो उसके बाद जो नेसेसरी चीजों की उसको जरूरत है वो आप मुहैया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली बार जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे ना, तो आपको एक ऐप देगा, ऐप देगा, उस ऐप में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज किस तरीके से होंगे कि इसको यूज कर, ट्रांजैक्शन तो आप कर लेंगे, अब वो चार्जेस कितना काट रहा है, कितना दिन में चार्जेस हमको डिलीवर कर देना है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास बचा है, कितना इंटरेस्ट बैंक काट रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपने लोन लिया है एक टाइप का, 45 दिन का पीरियड आपने लोन लिया, लोग कंफ्यूज हो गए कि इसको यूज कैसे करना है ना। तो अगर मान लीजिए आपने लोन लिया, मान लो आज आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई सामान खरीदा, अगले दिन आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगले दिन आपने रिटर्न, फिर भी आप देखो ना उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो ऐड रहेगा, उसका इंटरेस्ट ऐड होते रहेगा। ये अभी आपको सुनने में कंफ्यूजन हो रहा होगा, सोचिए जो यूज कर रहा होगा उसको भी कंफ्यूजन होता है। समझ रहे हैं? तो इस चीजों को जो आसानी से एक्सप्लेन कर दे,
इस चीजों को जो आसानी से एक्सप्लेन कर दे, वही तो कस्टमर ट्रेनिंग है, समझ रहे? तो यानी कि हम एक ऐसा बंदा बहाल करेंगे, यानी कि एक ऐसे बंदे को ट्रेन करेंगे जो इन चीजों को हैंडल करे, यानी कि प्रोडक्ट ट्रेनर जिसको आप बोल सकते हैं। प्रोडक्ट से संबंधित जो भी चीज होगा वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। सर क्रेडिट कार्ड लिए 45 दिन का स्पैन है, 45 दिन के स्पैन में आपको इतना प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अगर आपने इतना एडवांस लिया है, मान लीजिए 2 लाख का आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो 45 दिन के अंदर 2 लाख रुपए आपको चुकाना है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो 15% या 30% के हिसाब से इंटरेस्ट से हम पैसा लेंगे। तो ये कॉमन तरीका है, समझे? पहले मैंने जो बताया आप कंफ्यूज हो गए, दूसरा ट्रेनिंग के तरीके से अगर बंदा इस तरीके से बताएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक द डिफरेंशिएशन इन बैंकिंग सेक्टर, समझ रहे? तो ये बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंशिएशन पैदा करने का एक तरीका है। तो ऑर्डर कितनी आसानी से होता है, डिलीवरी कितनी आसानी से होता है, कस्टमर कंसल्टेशन आप पैदा कर पा रहे हैं कि नहीं, कस्टमर ट्रेनिंग आप पैदा कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड रिटर्न आप पैदा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये तो स्ट्रेटेजी वन हुई जिसके तरीके से आप डिफरेंशिएशन बैंक्स में पैदा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस भी बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू डिफरेंशिएशन पैदा किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अब ये तो बोलेगा कुछ इनोवेटिव, अब इसका दूसरा पहलू देखो क्वेश्चन का। जो मार्केटर होगा ना वो दूसरा पहलू बोले यार कुछ इनोवेटिव आइडिया बताओ, ये तो सब जानता है। कुछ ऐसे भी होंगे बोलेंगे ये तो सब जानता है, अगर नहीं भी जानता होगा बोलेगा सब, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि नहीं, देन व्हाट यू विल से, तब आप क्या कहोगे? तो इसके अलावा भी हजारों आइडियाज होता है। अब वो हजारों आइडियाज क्या है समझने की कोशिश करें। देखिए बैंक्स में डिफरेंशिएशन का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब भी आप किसी सरकारी बैंक में जाएंगे ना उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, क्यूज, लाइन्स, है ना, लंबी लंबी लाइनें रहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कभी आप जाओ, है ना, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब एरिया में आप जाओ, ठीक है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब बड़ी बड़ी बैंकों में ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत भीड़ नजर आएगी, बहुत बहुत लंबी लंबी लाइनें रहती है। तो डिफरेंशिएशन कैसे पैदा किया जा सकता है, ठीक है? तो एक तो तरीका है कि सर हम कुछ ऐसा सिस्टम अंदर में डेवलप करेंगे, एम्बियंस, यानी कि जो डिजाइन है बैंक का उसको इस तरह, क्योंकि ये भी आपके अंतर्गत। अब आप बोलोगे यार हम डिजाइन कैसे चेंज कर देंगे सर, अरे तो आप नहीं करोगे तो कौन करोगे, यू आर गोइंग टू सिट विद द मैनेजमेंट। आपने पढ़ाई किस चीज का किया, एमबीए का किया है, मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप मैनेजमेंट के साथ बैठने वाले में से लोग रहेंगे, आप नॉर्मल लोगों में से नहीं। शुरुआत में हो सकता है आप छोटे लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे आपकी लेवल बैठेगी यू आर गोइंग टू सिट विद द मैनेजमेंट पीपल्स, एंड मैनेजमेंट पीपल्स हैव ओनली वन एस्पेक्ट, हाउ टू मैनेज द थिंग्स रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, है ना। और ये एक प्रॉब्लम है जिसको कोई हल नहीं करता है, बिकॉज इसीलिए तो मार्केटर लोग को बहाल किया जा रहा है कि हर टाइप के इश्यूज को वो रिजॉल्व करे। तो यू आर गोइंग टू सिट विद द एचआर डिपार्टमेंट एंड यू विल कंपेल दिस थिंग्स, क्या these are the issues we need to resolve, how we will resolve, let's discuss। तो इसका एक तरीका होता है, लाइन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो उसको अंदर का एम्बियंस, अंदर का डिजाइन इस तरीके से बनाएंगे कि सर क्यूज छोटा होगा, और क्यूज अगर छोटा हो जाएगा तो एक डिफरेंशिएशन पैदा होगा, यार ये अच्छा बैंक में है, लाइन भी कम लगता है, टाइम बचता है। आप आईसीआईसीआई में चल जाओ, एचडीएफसी में चल जाओ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चल जाओ, उसमें क्या बचाता है, आपका समय ही तो बचाता है। कैसे बचाता है, लाइन छोटा। अब आप बोलोगे कस्टमर कम है, कस्टमर कम नहीं है, कस्टमर उसके भी बहुत ज्यादा है। तभी तो भारत का मतलब डीएसआईबी बैंक, मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक में आईसीआईसीआई का नाम है। क्यों आ गया, क्योंकि कस्टमर्स उसके पास बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं कि वो सर्विस इतना अच्छा देता है कि उसको किसी को टाइम हैम्परिंग होता ही नहीं। तो इट मेक द डिफरेंशिएशन, आप समझ रहे हैं? तो एक ये तरीका है तो इसको आप प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। प्लेस एक फैक्टर है जिसको हम चेंज करेंगे तो डिफरेंशिएशन आ सकता है, तो लाइन इसके अंदर आ गया, समझ में आई बात? दूसरा तरीका क्या होता है डिफरेंशिएशन पैदा करने का, प्राइस। जैसे आपने 4 पीस पढ़ा था ना, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कैसे। आपने थ्योरी पढ़ा, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आप लोगों ने पढ़ा, मैंने प्लेस का आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस के थ्रू कैसे डिफरेंशिएशन है। एक बहुत अच्छा एक केस स्टडी था। उस बैंक ने क्या किया था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड था, तो उसने किया क्या, एक बहुत अच्छा स्टडी किया कि अगर आपको मान लीजिए आप लाइन में खड़ा है, ठीक है, और बैंक कहता है कि 5 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, टोकन सिस्टम होता है, 5 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। इनकेस अगर 5 मिनट में नंबर नहीं है ना, तब जितना ज्यादा डिले होगा ना, उस डिले के रेट के हिसाब से आपके अकाउंट में हम पैसा डाल देंगे। जितना ज्यादा डिले होगा उस डिले के हिसाब से एक रेट, डिले के हिसाब से उतना एक रेट होगा, उस रेट के हिसाब से आपके अकाउंट में हम पैसा डाल देंगे। तो डिले कंपनी कभी करेगा ही नहीं, बैंक कभी डिले करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी नुकसान देना नहीं चाहता, और कोई एम्प्लॉइज ने अगर किया देन ही हैव टू पे द पेनल्टी एंड इट विल मेक द डिफरेंशिएशन। आप समझ रहे हैं? ऐसा होता है, और ऐसा इंडिया में भी एक दिन आएगा, आज नहीं है। आज इस स्ट्रेटेजी को आप बताओगे तो उनको समझ में आएगा, ओके दिस इज आल्सो द स्ट्रेटेजी वी कैन डू फॉर इट। आप समझ रहे हैं? तो इट मेक द डिफरेंशिएशन। इसीलिए तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, व्हाट आर द इनोवेटिव स्ट्रेटजीज दैट यू कैन डू व्हिच मेक द डिफरेंशिएशन अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर द फैक्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी सेड। पहले आपने उनको कहा कि ऑर्डर है, डिलीवरी है, कस्टमर ट्रेनिंग, कस्टमर कंसल्टेशन,
है ना, रिटर्न है, इसके अलावा कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटेजी आपके पास है कि नहीं? तो आपने एक लाइन का फैक्टर उठाया। तो अगर आप अपने एमबीए के कोर्स को अगर ध्यान से देखें तो आपको एक गेम थ्योरी पढ़ाया गया। उस गेम थ्योरी को पढ़ाने का मकसद ही यही था, जिसमें क्वीन पढ़ाया गया था ना, कि लाइन को किस तरीके से मैनेज किया था, क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग कुछ याद आ रहा होगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जब आपको पढ़ाया गया होगा। तो कॉलेज वाले तो समझा नहीं पाते हैं, आज के डेट में प्रोफेसर भी वैसा ही होता है, क्यों पढ़ा रहा है उसको भी समझ में आता है। मकसद ये था क्वीन थ्योरी पढ़ाने का, कि लाइन को किस तरीके से मैनेज करे। लाइन कहाँ लगती है? बैंक्स में ही तो लगती है, तो मैनेज वहीं तो करना है, तो वहां का थ्योरी यहीं तो अप्लाई करना है। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप समझ रहे हैं? तो दीज आर कॉमन तरीका। तो एक और ये प्लेस हो गया, आपकी प्राइस हो गई। अब बचा प्रमोशन। प्रमोशन में कैसे आप डिफरेंशिएशन पैदा करोगे? लॉट्स ऑफ वेज, हजारों तरीका है जिसके थ्रू आप प्रमोशन में डिफरेंशिएशन पैदा कर सकते हो। कॉमन तरीका मैं बताता हूँ, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन पैदा की जा सकती है। डिस्कवरी जोन एक कंपनी है। डिस्कवरी जोन कंपनी क्या करती है कि वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आज के डेट में ना दिल्ली वगैरह के जो माँ बाप रहते हैं, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं रहता अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बोथ आर है ना वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो टाइम नहीं है। तो बच्चे बदमाशी माँ बाप के ही सामने करते हैं, है ना। बाहर में तो करेंगे नहीं ना, बच्चे अपने माँ बाप के सामने ही बदमाशी करेंगे। तो माँ बाप को टाइम नहीं है तो साला बदमाशी कहाँ करे? तो माँ बाप भी चाहता है कि बच्चे बदमाशी करें ताकि उनका ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसा होता है। तो डिस्कवरी जोन यही सर्विस प्रोवाइड करता है। एक स्पेस देता है, कुछ खिलौना वगैरह देता है जिसमें हाईटेक खिलौने भी रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं, खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सामान तोड़ा-तोड़ी करते हैं, और दोनों को काम बन जाता है। कंपनी का भी काम बन गया, सर्विस प्रोवाइड किया, पैसा ले लिया। माँ-बाप का भी काम बन गया, बच्चा शैतानी कर लिया, रिफ्रेशमेंट हो गया, बच्चा का बच्चा वाला हरकत भी हो गया, और माँ-बाप के पास एक कहानी भी मिल गया किसी को बताने के लिए कि मेरा बच्चा ऐसा करता था। समझ रहे हो? तो ये कांसेप्ट देखो कैसा है। तो ये एक डिफरेंशिएशन पैदा कर देता है। आप समझ रहे हो? तो ये होता है प्रमोशन। समझ रहे हो? तो आपको भी आपकी जो सर्विस है, उसमें इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बैंक्स में कैसे प्रमोशन, तो एक तो कॉमन तरीका ये होता है। दूसरा, बैंक में और भी फैक्टर होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हैं। मतलब मैं बताना ये चाह रहा था कि इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एक कॉमन तरीका है जिसके थ्रू बैंक डिफरेंशिएशन कर सकता है, ठीक है? तो एक तो ये तो डिस्कवरी जोन, तो उससे रिलेटेड बिज़नेस उसने किया। तो आपका जो बिज़नेस है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें आप कैसे डिफरेंशिएशन पैदा करिएगा? तो सर्विस एक टाइप का आपको इवेंट्स आपको पैदा करना पड़ेगा। अब इवेंट में क्या, फॉर एग्जांपल आप क्या करिए, जैसे एक क्या बोल सकते हो यार तुम, जैसे एक कल्चरल इवेंट तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है? अब ये भी एक स्टडी आईसीआईसीआई बैंक ने इसका किया था। उसने क्या किया, एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कल्चरल इवेंट पेंटिंग से रिलेटेड था, 8 से 12 साल के बच्चों के बीच का पेंटिंग से रिलेटेड था, ठीक है? उसने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। 8 से 12 साल, हाँ 8 से 12 साल के बीच का पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। माँ बाप को बुलाया, मतलब क्लाइंट लिस्ट ओपन होगा ही उसके पास, तो उसने ऑर्गेनाइज कराया। हर शहर में अलग अलग उसने ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है? पेंटिंग कंपटीशन किया, बच्चों को सर्टिफिकेट दिया, सबको घर के भेज दिया, ठीक है? उसके 2-3 महीने बाद ना उसने एक सर्टिफिकेट एक नया एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बना कर दिया। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया, और एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन 2-3 महीने बाद उसने दिया, और अपना एक प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दिया। प्रोडक्ट में क्या था कि चिल्ड्रन ग्रोथ प्रोडक्ट है सर, ठीक है? आपके बच्चों के लिए, बच्चा जब 18 साल के ऊपर जब आपका हो जाएगा, तो उसके लिए ये सारी स्कीम्स है सर। तो आपका पहले तो उसने तारीफ कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन की, इतने अच्छा कंपटीशन में उसने भागीदारी लिया, है ना? ये सारा चीज उसने सीखा, समथिंग 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 लाइक, है ना? और साथ में अपना प्रोडक्ट का भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि आपका बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तब तक आप इतना पैसा आप जमा कर दिए, आपके बच्चे की पढ़ाई सुरक्षित हो जाएगी आने वाले में। तो आपने देखा, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसने क्या किया, एक डिफरेंशिएशन पैदा कर दिया, कॉल्ड प्रमोशन। आपको समझ में? तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसका इस्तेमाल किया था। उसके भी तो मार्केटिंग ऑफिसर ने ही ये दिमाग लगाया होगा ना कि यार पेंटिंग कंपटीशन कराओ, माँ-बाप को बुलाओ, बच्चा को बुलाओ, है ना? सर्टिफिकेट दे दो, फिर 2 महीना बाद फिर सर्टिफिकेट दे दो कि माँ-बाप फिर खुश हो जाए, और एक प्रोडक्ट भी चिपका दो। अगर 5000 को भेजा तो 500 माना होगा यार। अब 5000 में 5000 तो मानेगा नहीं, 500 तो खुश हुआ होगा, वो 500 आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। तो कितनी आसानी से आपने इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू डिफरेंशिएशन पैदा कर लिया, यानी कि प्रमोशन के थ्रू आपने डिफरेंशिएशन पैदा कर लिया। समझे? और बचा बात प्रोडक्ट, है ना? तो प्रोडक्ट में हजार चीजें होती है, प्रोडक्ट का डिजाइन। तो प्रोडक्ट ट्रेडिंग ही एक अलग है। सिर्फ प्रोडक्ट तो सब जगह कांस्टेंट है, नॉर्मल है, तो आप बैंक में डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर भी प्रोडक्ट का डिजाइन है, क्वालिटी है, फीचर है, सर्विस है, वारंटी है, गारंटी है, रिटर्न है, तो इन सब कुछ कुछ फैक्टर के आधार पे आप बोल सकते हो कि सर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट मोटा मोटी प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसके आधार पे किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया कैसे डिफरेंशिएशन है? तो ये 2 स्ट्रेटेजी, इसके अलावा भी स्ट्रेटेजी होता है जिसके थ्रू यार तुम डिफरेंशिएशन पैदा कर सकते हो। ये तो हजार तरीका है।
ठीक है, तो एनालाइज करना, आपको आंसर मिलते चलेगा। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को डील किया कि व्हाट इज मार्केटिंग इन अ सिंगल स्टेटमेंट, मीटिंग व्हेन मीटिंग द नीड्स विद द प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड मार्केटिंग, सिंगल स्टेटमेंट, और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बैंक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये मैंने बताया। तीसरा एक क्वेश्चन होता है कि मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो आप बोलोगे सर रिलेशनशिप बिल्डिंग। यही आंसर, तो अगर कुछ और आंसर दे रहे हो तो तुम गधे हो, है ना, ऐसा मत देना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, बेस यही है, कोर यही है और कुछ नहीं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो बोलेंगे कि यार रिलेशनशिप बिल्ड बनाओगे कैसे, हाउ विल मेक द रिलेशनशिप, है ना, तुम रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करोगे, तो क्या आंसर दोगे। देखो इसका भी जो आंसर है वो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेटेजी में बैठा हुआ, ठीक है, रिलेशनशिप का जो आंसर है वो इसी में, मैंने अभी जो आंसर दिया उसमें भी है, और भी मैं एक और तरीका तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बोला था और अब जो मैं आंसर दे रहा हूँ, ये भी स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई हो सकती है। तो थोड़ा एनालाइज करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि रिलेशन मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, नंबर 1 थिंग, एक क्वेश्चन का पहलू तो ये हुआ। इसी क्वेश्चन का एक और तरीके से घुमा के वो पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, यार मेरे बैंक का एक प्रोडक्ट है, मान लो होम लोन, कैसे बेचोगे। मेरे बैंक का एक प्रोडक्ट है होम लोन, कैसे बेचोगे। हम भी 7.5% के इंटरेस्ट से बेचते हैं, और बैंक ऑफ, मान लो तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हो, है ना, और बैंक ऑफ इंडिया भी 7.5% के इंटरेस्ट से होम लोन बेच रहा है, तो क्यों खरीदेगा तुमसे, कैसे बेचोगे। आपने समझा, क्वेश्चन सेम है, एक में कुछ और पूछ रहा है, दूसरे में कुछ और पूछ रहा है, और आंसर आपका सेम होगा। पहला क्वेश्चन ये था कि मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिलेशनशिप, तो कैसे बिल्ड करोगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। इसी का दूसरा पहलू है कि होम लोन कैसे बेचोगे। आप सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे, तो देखो इसका आंसर कैसे सिमिलर है। रिलेशनशिप बनाने के लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कस्टमर का जो है ना नीड, वांट, गोल, डिजायर समझना पड़ता है, उनकी जरूरत क्या है, मोटा मोटी हमको समझना पड़ता है। और कोई भी जो कस्टमर होता है ना, उसकी एक कॉमन जरूरत होती है। कोई भी जो कस्टमर होता है उसकी एक कॉमन जरूरत होती है। अगर उस जरूरत को हम पकड़ लें और फुलफिल कर लें, तो हम उनको सामान बेच सकते हैं और उनके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है सर, मैं एक होम लोन बेचता हूँ 7.5% पे, दूसरा बैंक भी 7.5% पे बेच रहा है, तो उसको हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो उसका एक सिंपल तरीका ये हो सकता है सर, हम उनको ये बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है, रेट सेम है, रेट सेम है, दिखने में रेट सेम है, बट हम आपको 10,000 रुपया का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 90,000 का मेरा प्रोडक्ट है, और 90,000 का मेरे कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट है, लेकिन हमको पड़ता है 1,10,000, और हम आपको 10,000 रुपया डिस्काउंट देते हैं, और तब हम आपको 1,00,000 में प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। आप समझे बात, 90,000 में हम ऑफर कर रहे हैं 7.5%, और मेरा प्रोडक्ट का दाम भी 90,000 ही है, बट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 8% है या 9% है, तो आपको 1,00,000 रुपया पड़ रहा है, बट हम आपसे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे आपको रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, और परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का ही ये आंसर होता है रिलेशनशिप बनाना। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी है, एक प्रोडक्ट ए बेच रही है, एक प्रोडक्ट बी बेच रही है, एक 90,000 में बेच रहा है, एक 1,00,000 में बेच रहा है, ठीक है। तो कस्टमर आपसे पूछेगा ना, यार तुम्हारा तो महंगा है, हम सस्ता वाला लेंगे, तुमसे क्यों लेंगे। तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग यहीं पे तो काम आता था। आप अपने कस्टमर को ये बताते थे कि सर हमारा प्रोडक्ट उनसे बेहतर इसलिए है क्योंकि हम 1,00,000 में बेच रहे हैं, बट हमको पड़ता है 1,10,000, और हम 10,000 आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और आप ज्यादा फायदे में रह रहे हैं। तो बोलेगा कैसे, तो आप परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग फिर बताते थे। कैसे बताते थे, आप बोलते थे कि सर प्रोडक्ट का तो रेट थीम है, हमको भी 90 पर, हम भी 90 में ही बनाते हैं, वो भी 90 में, पर हम 20,000 आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं 10,000 डिस्काउंट देके। वो 20,000 एक्स्ट्रा में क्या रहता है सर, ड्यूरेबिलिटी हमारी ज्यादा है, रिलायबिलिटी हमारी ज्यादा है, पोस्ट परचेज सर्विस हमारी ज्यादा है ना, पोस्ट परचेज सेल्स हमारी ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी आपको समझ में आता है, ड्यूरेबिलिटी कोई प्रोडक्ट कितना लंबा दिन तक टिकेगा, वो हमारा ज्यादा है सर, ठीक है। रिलायबिलिटी हमारी ज्यादा है, प्रोडक्ट माल फंक्शनिंग नहीं होगा, खराब नहीं होगा, इसकी हम गारंटी वारंटी हमारी ज्यादा मार्केट में वैल्यू रखती है सर, ठीक है। पोस्ट परचेज सेल्स, मतलब सामान खरीद लेने के बाद हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हम एग्जाम्पलरी हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं प्रोवाइड करता है सर, ठीक है। तो इसलिए हम ये रेट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड थिंग, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है खरीदने के बाद बेचने में भी मदद किया जाता है, आपने लिया और फिर किसी को बेचने में भी मदद करते हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हर का अगर 5-5 हजार भी आप जोड़ेंगे सर, तो 20,000 पड़ता है। तो 90,000 में हम भी सामान बेच रहे थे, और 20,000 एक्स्ट्रा, 1,10,000, और 10,000 डिस्काउंट देके हम आपको दे रहे हैं 1,00,000। क्या वो कंपनी ये चीज ऑफर कर रहा है, तो बोलेगा नहीं ऑफर कर रहा है।
ठीक है, ये तो अब यही चीज़ आप होम लोन में भी अप्लाई कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो ना सर कि वो भी आपको 10 लाख का लोन 7.5, हम भी 10 लाख का लोन 7.5 या 8% पे दे रहे हैं। तो सर हमारा जो ड्यूरेबिलिटी, हमारा जो रिलायबिलिटी, हमारा जो पोस्ट परचेज़ सर्विस है या हमारा जो पोस्ट सेल सर्विस है वो ज़्यादा बेटर है उनसे कंपैरिज़न टू देम। इसलिए हम लोग हमारा जो होम लोन है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर। एक सिंपल सा फैक्टर है। लेकिन ये जो फैक्टर आप बताओगे ना, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सर्विस, पोस्ट परचेज़ सर्विस या पोस्ट सेल सर्विस, ये जो बताओगे, ये इम्पोर्टेंट तब रहेगा, ये काम तब करेगा जब तुम्हारी कंपनी का रेपुटेशन हो, तुम्हारे सप्लायर का रेपुटेशन हो, तुम्हारे ब्रांड का इमेज हो। तो उसका एक प्रोस्पेक्टस बना के जाता है मार्केटर लोग कि हमारा ब्रांड है, फलाना सर्टिफाइड है, ठीक है? हमारा ब्रांड है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड है, ठीक है? हमारा ब्रांड है, ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। तो इसलिए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा आप बताओगे तो एक रेपुटेशन, एक इमेज कस्टमर के माइंड में बैठता है और तब उसको समझ में आता है, हाँ, ये जो ड्यूरेबिलिटी बोल रहा है, रिलायबिलिटी बोल रहा है, सर्विस बोल रहा है, ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू उसके जो हमको होम लोन थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर कर रहा है। आप समझ में आएगी या उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर कर रहा है, फिर भी ये ज़्यादा सर्विस है, ठीक है? तो आपको समझ में आया? तो ये एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन सेम था और आंसर क्वेश्चन 2 अलग-अलग था, बट कांसेप्ट सेम था और आंसर इसलिए दोनों का सेम है। तो आपको समझ में आया होगा। तो रिलेशनशिप इस तरीके से बनाया जाता था। तो अब रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करोगे? नीड, गोल, रिसोर्स वगैरह मैंने बताया। तो लोगों की ज़रूरतों को समझ, और लोगों का ज़रूरत तो यही होता है ना यार, कि कोई भी प्रोडक्ट जो लोग लेते हैं, तो उसकी पहली ज़रूरत क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी, लंबा टिके, रिलायबिलिटी, खराब ना हो, पोस्ट परचेज़ सर्विस, सामान खरीदने के बाद आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, यही तो उसकी ज़रूरत है यार। वो आपसे कोई भाई-भतीजा बात करने थोड़े आया है ना? अपनी बेटी का शादी करने थोड़े आया है। वो आपसे यही तो सम रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस बनाना है और बिज़नेस में यही तो चीज़ देखी जा रही है। तो ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, पोस्ट परचेज़ सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, तो एक बेहतर संबंध आपसे बना रहा है, तो ये रिलेशनशिप बन पाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है? और एक एक और क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है? अभी अगर एक ही में अगर बनाते चले जाएँगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ये होता है कि बैंक सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। अब बताओ सर्विस क्वालिटी कैसे बेहतर करोगे? सर्विस की क्वालिटी कैसे, बैंक तो सर्विस है, हम तो टेंजिबल प्रोडक्ट तो ऑफर नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड तो कंपनी हमारी होती ही नहीं, सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो सर्विस क्वालिटी कैसे अच्छा बेहतर करोगे बताओ? तो क्या आंसर दिया जाए? तो इसका सिंपल तरीका, किसी भी सर्विस क्वालिटी को बेहतर करने का सर 3 बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है? और वो बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, हर इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है, तो आप लोग भी यही आंसर देना। पहला कि एक तो सबसे पहला तरीका होता है ब्लूप्रिंट तैयार करके, जहाँ-जहाँ कस्टमर का और जहाँ-जहाँ कंपनी का इंटरेक्शन होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक होटल चलाते हैं, एक रेस्टोरेंट है या एक 5 स्टार होटल आप मान लो, तो पहले कस्टमर आएगा, रिसेप्शन के पास आएगा। तो एक 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 कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ बना है? रिसेप्शनिस्ट और कस्टमर का एक रिसेप्शन पॉइंट पे बना। फिर वो चेक इन, फिर कोई आएगा, बैग लेके उसके रूम में चला जाएगा, ठीक है? तो दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बना, एक वेटर आया, मतलब जो भी है वो आया, वेंडर आया, वो बैग लेके चला गया, एक टच पॉइंट वहाँ बना। फिर आप रूम में गए, तो आपने बैग आपने अपना बैग रिसीव किया, तीसरा टच पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट आपका वहाँ बना। फिर आप ऑर्डर करेंगे, खाना बना ऑर्डर, चौथा कॉन्टैक्ट पॉइंट वहाँ बना। फिर आप लीव कर जाएँगे, चले जाएँगे। 5 कॉन्टैक्ट पॉइंट बना। तो एक ब्लूप्रिंट अगर हम तैयार कर लें, यहाँ-यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनता है कस्टमर और कंपनी का, तो इसकी सर्विस को स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि इसमें कोई ऊपर-नीचे ना हो, ठीक है? ऊपर-नीचे कहने का मतलब है एक स्टैंडर्डाइज़ेशन सर्विस हो, इसमें कोई डिफरेंशिएशन ना पैदा हो, ठीक है? कि कोई जैसे अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ-जहाँ बन रहा है, वहाँ पे हर कस्टमर के साथ एक ही जैसा ट्रीट किया जाए। एक कॉमन जैसे काम करता है, रोबोट जैसे काम करता है, वैसा ही ट्रीट किया जाए। तो एक स्टैंडर्डाइज़ेशन जब हम बना देंगे, यानी कि एक ब्लूप्रिंट जब हम बना देंगे, तो सर्विस क्वालिटी मेरी बेहतर हो जाएगी। ठीक है? जैसे आप एटीएम यूज़ करते हैं, आप शहर में एटीएम यूज़ करें, गाँव में एटीएम यूज़ करें या बहुत रिमोट एरिया में यूज़ करें, सर्विस सेम है, स्टैंडर्डाइज़ेशन है, ब्लूप्रिंट है, टच पॉइंट कहाँ-कहाँ पे है कस्टमर और कंपनी का, तो एटीएम के पास है, तो सर्विस सेम है, कि भाई पहले पिन डालो तब पैसा निकलेगा, वैसे ही हर जगह भी यूज़ किया जाता है। तो एक तो ये तरीका है क्वालिटी बेहतर करने का। सर्विस क्वालिटी। सेकंड, तो बैंक में भी वही है, जहाँ-जहाँ कस्टमर और बैंक का टच पॉइंट होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, उस सर्विस को हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज़ेशन कर देंगे कि जितने भी एम्प्लॉयी आएँगे सब एक जैसा ही ट्रीट करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए सर, तो एक सर्विस क्वालिटी बेहतर हो जाती है। दूसरा तरीका होता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन मॉनिटर करके। अगर आपका कोई कस्टमर है, तो आपको ये सैटिस्फैक्शन लेवल देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस है, वो सैटिस्फैक्शन लेवल उसका है कि नहीं? नहीं है, तो उसको कैसे सैटिस्फाई किया जाए? अब बहुत तरीके से देखा जा सकता है, जैसे घोस्ट शॉपिंग होती है, मिस्ट्री शॉपिंग होती है। अब मिस्ट्री शॉपिंग क्या है कि जैसे कोई दुकान है, आपका कोई वेंडर है,
मान लो कोई डीलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपका प्रोडक्ट मान लो बेचता है। आप रैंडम कस्टमर बन के लोग पहुंच जाते हैं और अपना ही प्रोडक्ट मांगते हैं और देखते हैं कि डीलर कैसे आपको सर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने अपना ही प्रोडक्ट उसको मांगा और देखेंगे कैसे हमसे सर्व कर रहा है, रैंडम कस्टमर बन गए। तो क्योंकि डीलर जिस तरीके से सर्व करा वही तो इमेज आपके कंपनी का बनेगा, तो इसको कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग, या कभी-कभी इसको घोस्ट शॉपिंग भी कहते हैं। तो ये होता है, तो कस्टमर कंप्लेंट एक तरीका है जिसके थ्रू सर्विस क्वालिटी बेहतर की जा सकती है। तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा डीलर चूँकि अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट को पुश नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है? तो आप भी जब मार्केटिंग में जाएँगे तो आपके साथ भी बहुत सारी एजेंसीज़ आपके साथ जुड़ेगी, है ना? कि क्रेडिट कार्ड वाला, जैसे आप सुनते होंगे ना, करंट अफेयर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनता है, फलाने कंपनी के साथ मिलकर, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, इसने पतंजलि के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो एक कोई एजेंसी उसके साथ जुड़ा होगा। अब वो एजेंसी आपके प्रोडक्ट को पुश कर रहा है कि नहीं? बिहेवियर सही तरीके से रख रहा है कि नहीं अपने कस्टमर के साथ, जब वो क्रेडिट कार्ड वाला आ रहा है आपके पास तो वो सही होना चाहिए। तो अगर वो नहीं होगा तो कस्टमर डिसैटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये पता कैसे चलेगा? मिस्ट्री शॉपिंग, घोस्ट शॉपिंग के थ्रू पता। रैंडम जाएँगे और उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जिस दुकान में बात की गई कि इस क्रेडिट कार्ड के आप जाइए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपने गया और वो नहीं दे रहा है, या वो बोल रहा है नहीं इस क्रेडिट कार्ड नहीं, फलाना क्रेडिट कार्ड दीजिए। तो इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट को पुश नहीं कर रहा है, तो कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन लेवल बन रहा है। तो इसके थ्रू पता चल जाता है। इसी को कहते हैं घोस्ट शॉपिंग या मिस्ट्री शॉपिंग आप कह सकते हैं। दूसरा कस्टमर सर्वे है, जो आपके कस्टमर है रैंडम बेसिस पे कभी-कभी सर्वे कराइए, चाय-पानी पिलाने आप जाएँगे, एंटरटेनमेंट कॉस्ट आपको मिलेगा ही, आप जाएँगे उनसे पूछिए क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, सेट ऑफ क्वेश्चन्स बनाइए, उसको लिखिए। तो एक कस्टमर सैटिस्फैक्शन मॉनिटर करके भी सर्विस क्वालिटी अच्छी की जा सकती है। और तीसरा तरीका होता है अच्छे एम्प्लॉयी, जो एचआर डिपार्टमेंट होगा उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि अच्छे वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयी को बहाल करे और अच्छे से ट्रेनिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करे। क्योंकि जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयी होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि उनमें आप रिलायबिलिटी होती है, ठीक है? कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है? जैसे कर्टसी होती है ना? अ, तो ये कॉमन सी चीज़ हमारी होती है, तो रिलायबिलिटी होती है, कर्टसी होती है, कम्युनिकेशन होती है। ये कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं सर, जिसके कारण एक सर्विस क्वालिटी बेहतर हो जाती है। एक अच्छा ट्रेन्ड एम्प्लॉयी सर्विस क्वालिटी को ऑटोमैटिकली अच्छा कर देता है। तो ये 3 कॉमन तरीका है जिसके थ्रू बैंक की जो सर्विस क्वालिटी है वो बेहतर की जा सकती है। ओके। अ, इतना ही रहने देते हैं आज, काफ़ी है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन सोचा था, 3-4 क्वेश्चन और था, तो फिर कभी किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन्स अगर आता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, है ना? मैं उसको जल्दी से जल्दी वीडियो बना के रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग का इंटरव्यू है, मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख को इंटरव्यू है। तो बेस्ट ऑफ लक, है ना? और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करें और मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है कि इस बार इस एग्ज़ाम को आप लोग किसी न किसी तरह निकाल ही लें और अपनी ज़िंदगी सिक्योर कर लें। ओके? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है? एंड वन मोर थिंग अगेन, जो मैं बार-बार बोलता हूँ, आईबीपीएस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है? तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाना, learnersjungle.com, learnersjungle.com आप आओ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप आ जाना, ठीक है? और जो भी कंटेंट चाहिए आपको उसमें मिल जाएगा, ओके? सो थैंक यू वेरी मच, है ना? फॉर शेयरिंग योर टाइम विथ मी, ओके? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।